हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 9 दिसंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना रहती है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे हम आगे और बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 9 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 6 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 3 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। इसे हम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के नाम से भी जानते हैं। जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उसको रोकने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो समाज में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और इसके उन्मूलन के लिए, यानी कि भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रभावी उपाय हैं उन उपायों को प्रोत्साहित करना, उपायों को लोगों तक पहुंचाना ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। आगे अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस जो ये मनाया जाता है, इसके मनाने की जो शुरुआत है वो 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 2005 में मनाया गया था। यानी मनाए जाने की जो घोषणा है वो 31 अक्टूबर 2003 में की गई थी, लेकिन पहली बार इसे सन 2005 में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जंगली पक्षी ने किस उम्र में पहला अंडा दिया? यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में बना भी हुआ है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग जंगली पक्षी है, उसने किस उम्र में पहला अंडा दिया है? तो ए ऑप्शन है 80 वर्ष, बी ऑप्शन है 21 वर्ष, सी ऑप्शन है 74 वर्ष और डी ऑप्शन है 51 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 74 वर्ष का दुनिया का सबसे बुजुर्ग जंगली पक्षी है और उसने पहला अंडा दिया हुआ है। आप यहाँ देख भी सकते हैं आर्टिकल में, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन वाइल्ड बर्ड्स लेज फर्स्ट एग एट 74 ईयर्स, यानी कि 74 वर्ष की उम्र में इसने पहला अंडा दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जंगली पक्षी ने 74 साल की उम्र में पहला अंडा दिया है। इस पक्षी का नाम है विजडम, जो एक लेजन अल्बाट्रॉस पक्षी है, जो कि ये प्रजाति है पक्षी की, और ये सबसे उम्र दराज पक्षी भी माना जाता है। काफ़ी लंबी उम्र तक ये जीते हैं। तो विजडम जो पक्षी है इसकी उम्र 74 वर्ष की है और विश्व के सबसे उम्र दराज जानी जाने वाली जंगली पक्षी भी है। यानी कि ये सबसे उम्र दराज जो पक्षी होते हैं उनमें से ये जानी जाती है और इसने 74 वर्ष की उम्र में पहला अंडा दिया हुआ है। यह जो अंडा है वो प्रशांत महासागर में स्थित मिडवे एटोल नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में दिया गया। यानी कि जो अंडा है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, मिडवे एटोल नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, वहां पर इसने ये अंडा दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा सुन के आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, दुनिया का सबसे ये कह सकते हैं 74 साल की उम्र का सबसे बुजुर्ग पक्षी है और इसने 74 साल की उम्र में पहला अंडा दिया हुआ है। नाम इसका आप ध्यान रखिए, ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया गया? यानी किस देश में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया गया है? यानी कि उस देश में अब 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर बी है नेब्रास्का, ऑप्शन नंबर सी है वाशिंगटन और ऑप्शन नंबर डी है अलास्का। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नेब्रास्का जो कि एक स्टेट है USA का, वहां पर 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया गया है।
डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे महात्मा गांधी स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। यानी कि इस 6 दिसंबर को ही नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस दिन को महात्मा गांधी स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कब? 6 दिसंबर 2024 को। नेब्रास्का स्टेट कैपिटल ये लिंकन में गवर्नर कार्यालय में गवर्नर पिलेन ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। यानी जो नेब्रास्का स्टेट है यूएसए में, वहाँ की स्टेट कैपिटल जो है उसमें लिंकन में गवर्नर कार्यालय में गवर्नर पिलेन के द्वारा गांधी जी की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इससे पहले 2 अक्टूबर 2023 को सिएटल के स्पेस नीडल में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा का एक अनावरण किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किस पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने किस कंपनी पर या किस ग्रुप समूह पर 9 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया है? तो ऑप्शन नंबर ए है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है रिलायंस सिक्योरिटीज, ऑप्शन नंबर सी है अडानी समूह और ऑप्शन नंबर डी है हिंदुजा ग्रुप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी रिलायंस सिक्योरिटीज पर सेबी के द्वारा 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आप यहाँ आर्टिकल भी देख सकते हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज पर सेबी की जो जुर्माना है वो 9 लाख रुपए का इसके द्वारा जुर्माना लगाया गया है। डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड पर स्टॉक ब्रोकर नियमों और बाजार विनियमों के उल्लंघन के लिए 9 लाख का जुर्माना लगाया है। यानी कि जो ये रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड है, इसने कुछ स्टॉक ब्रोकर के जो नियम हैं उन नियमों का उल्लंघन किया है, साथ ही साथ बाजार विनियमों के जो भी नियम लागू होते हैं उन नियमों को इसने नहीं फॉलो किया, उनका उल्लंघन किया। इसीलिए सेबी के द्वारा 9 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया है। ये जो कार्रवाई है ये अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि में रिलायंस सिक्योरिटी लिमिटेड के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद की गई है। आरएसएल यानी रिलायंस सिक्योरिटी लिमिटेड ऑफलाइन क्लाइंट ऑर्डर्स के उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में असफल भी रहा। यानी कि इसके अंतर्गत जो नियम और विनियमों का उल्लंघन किया गया। इसी के अंतर्गत जो रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड है, इसने ऑफलाइन जो क्लाइंट है इसके उनके जो भी ऑर्डर हैं उनके ऑर्डरों को उचित रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड में रखने में ये असफल रहा। इसके लिए भी इस पर जुर्माना लगा हुआ है। ब्रोकर को सभी लेन देन का सत्यापन योग्य साक्ष्य रखना अनिवार्य है। यानी कि जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनका जो भी लेन देन है, उनका लेन देन का जो भी सत्यापन है, उनका एक साक्ष्य रखना अनिवार्य होता है। जिसमें ये विफल रहा, उसने ये कार्य नहीं कर पाया, असफल रहा, इसीलिए इन नियमों के उल्लंघन के लिए इस पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? यानी कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अंतर्गत भारत में बाघों की जो संख्या है वो वर्तमान में कितनी हो गई है? ऑप्शन नंबर है ए 3682, ऑप्शन नंबर बी है 1411, ऑप्शन नंबर सी है 2214 और ऑप्शन नंबर डी है 2120। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3682 जो संख्या है वो बाघों की अब भारत में हो गई है। वर्तमान में ये डेटा आप ध्यान रखिए। भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हुई है, जो कि 2006 से दोगुनी बढ़ोतरी है। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में हम बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में बाघों की जो संख्या है वो अब वर्तमान में बढ़ करके 3682 हो गई है। और यह जो डेटा जारी किया गया है ये 2006 में जो डेटा आया था जिसमें बाघों की संख्या 1411 थी, उनमें बाघों की संख्या से लगभग दोगुना का जो डेटा है वो आया हुआ है। और ये जो संख्या बढ़ी है, इसका जो प्रमुख लक्ष्य जो उद्देश्य जाता है वो जाता है प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था 1973 में, इसी के प्रयास के फलस्वरूप, संरक्षण के फलस्वरूप ही बाघों की संख्या में ये बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में शुरू किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाघों का संरक्षण करने में यह जो कार्यक्रम है ये सफल रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया?
यानी कि यूनेस्को के द्वारा किस राज्य को शीर्ष विरासत जो पर्यटन है, यानी वहां पर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए एक विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल को यूनेस्को के द्वारा शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो 2 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ममता बनर्जी, इन्होंने कहा कि यूनेस्को ने राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। पश्चिम बंगाल में जो विरासत पर्यटन है इस पर जोर देने से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए, यानी कि यहाँ पर पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ावा दिया गया, इससे कई सारे जो पर्यटक हैं वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। इसी के अंतर्गत इसी का जो परिणाम है जिसके अंतर्गत यूनेस्को ने इसे हेरिटेज पर्यटन के रूप में शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। बात करें यहाँ का जो गंगा सागर मेला है वो एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। यहाँ पर कई सारे जो पर्यटक हैं वो आते हैं, जो कि चाहे वो देश से ही हो या विदेश से हो, यहाँ पर वो जो पर्यटक हैं वो घूमने आते हैं। राज्य का जो लक्ष्य है वो आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना और इस धार्मिक मेले की अधिक से अधिक आयोजन को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनाना इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। और ये जो गंगा सागर मेला है ये काफ़ी ज़्यादा नेशनली और इंटरनेशनली भी फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? यानी WTO का जो महानिदेशक है वो पुनः फिर से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है नांगोजी ओंकोजी इवेला, ऑप्शन नंबर बी है क्यू डोंगजी, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल्ला अल हसनी और ऑप्शन नंबर डी है अहसान खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नांगोजी ओंकोजी इवेला जो है वो फिर से WTO की महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त की गई हैं। डिटेल में अगर इनके बारे में हम बात करें तो नाइजीरिया की रहने वाली हैं ओंकोजो इवेला। नाम थोड़ा ध्यान देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए इनको। ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो महानिदेशक हैं वो फिर से इनको नियुक्त किया गया है। ओंकोजो इवेला जो है ये पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर पहली और पहला जो हो जाता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये पहली महिला बनी हुई है, इसीलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको पुनः एक बार फिर से WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फिर से महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें अगर WTO की तो भारत 1947 में गेट यानी GATT गेट के साथ साथ WTO का संस्थापक सदस्य बना था, यानी कि ये संस्थापक सदस्य भारत है 1947 में। और WTO जो है इसमें यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है और साथ साथ 164 सदस्य देश भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया? यानी किस राज्य के द्वारा बस संगवारी जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य ने बस संगवारी जो ऐप है इसको हाल ही फिलहाल में अभी लॉन्च किया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया। इसका जो उद्देश्य है वो बस यात्रा खासकर दूर दराज के इलाकों के लिए ये जो सुविधा है ये प्रदान करेगा। ये बस संगवारी ऐप जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, इन्होंने इस ऐप को पेश किया और इसे शासन और सार्वजनिक सुविधा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि इससे इस ऐप के द्वारा बस से रिलेटेड जो भी जानकारियां होंगी वो तुरंत प्रदान हो जाएंगी। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये आसान और सुविधाजनक इसको बताया गया है। यह जो ऐप है ये बिना बस स्टैंड जाए बस की समय सारणी, मार्ग की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है। यानी अगर किसी भी बस की समय सारणी जानना हो, बस कहाँ से कहाँ तक जाएगी इसके बारे में जानकारी लेनी हो, तो इसके लिए बस स्टैंड नहीं जाना पड़ेगा। इस ऐप के द्वारा ही ये सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड राज्य का जो स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार भी 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया। तो हाल ही में नागालैंड ने 1 दिसंबर 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दिन यानी कि 1 दिसंबर को ही 1963 में यह भारत का 16वां राज्य बना था। यानी 1 दिसंबर 1963 में जो नागालैंड है ये भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। पूर्वी क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं, जब भारत का नक्शा बनाते हैं तो जो इधर तरफ का जो इलाका होता है यहाँ पर नागालैंड स्थित है, जिसकी सीमा यानी कि इसकी जो सीमा है वो असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से लगी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर एसएससी और अन्य जो भी एग्जाम्स हैं, वनडे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सीमा या कह सकते हैं किस देश की सीमा किससे लगी हुई है या किस राज्य की सीमा किस राज्य से मिलती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नागालैंड राज्य की जो सीमा है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से लगी हुई है। नागालैंड में कचारी, अंगामी, सूमी आदि सहित 16 जनजातियां निवास करती हैं। इसमें नागा जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है, काफ़ी फेमस है नागा जनजाति के लिए ये नागालैंड। अगली बात करें अगर नागालैंड स्थापना दिवस के बारे में अगर कुछ विशेष बात करें तो वर्ष 1963 में 1 दिसंबर को ही नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। असम का जब विभाजन हुआ तो नागालैंड का निर्माण हुआ था, यानी जो असम राज्य है उसका जब विभाजन हुआ, जब उसको विभाजित किया गया तो नागालैंड का निर्माण हुआ था। इसमें नागा हिल्स और तुएंग सांग इलाका भी शामिल था, यानी इसमें जो नागा हिल्स है, नागा पहाड़ियाँ वाला जो इलाका है वो इसमें शामिल है नागालैंड में, और इसके साथ साथ तुएंग सांग इलाका भी इसमें शामिल है। नागालैंड बनने के बाद ये कई दशकों तक काफ़ी सारी समस्याओं से जूझता रहा, जिसमें उग्रवाद से संबंधित जो भी समस्या थी उसमें जूझता रहा। आगे बात करें, इस राज्य की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है और दोनों के बीच यानी म्यांमार और नागालैंड के बीच 3840 मीटर ऊंचा माउंट सारामाती एक जो पर्वत है वो स्थित है, जो कि इनके बीच में एक कुदरती सीमा का निर्माण करता है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो म्यांमार और नागालैंड के बीच में कौन सा माउंट जो है वो स्थित है, कौन सा पर्वत स्थित है। तो माउंट सारामाती स्थित है जिसकी ऊंचाई है 3840 मीटर। आगे अगर बात करें, अलग राज्य बनने के वक्त नागालैंड की जो आबादी थी वो 5 लाख थी, जो अब लगभग बढ़ करके 29 लाख पार कर चुकी है। यानी जब ये 1963 में जब ये अलग राज्य बना था, 16वां राज्य बना था, उस वक्त नागालैंड की जो आबादी थी वो सिर्फ 5 लाख थी, जो कि अब वर्तमान में बढ़ करके 29 लाख से भी अधिक पार हो चुकी है। जो नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले पी सूली आओ नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे और 3 साल तक ये वहाँ यानी नागालैंड के मुख्यमंत्री भी रहे थे। यानी नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, वो थे पी सूली आओ, ये वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे और लगातार 3 साल तक ये वहाँ पर नागालैंड के मुख्यमंत्री बने रहे थे। अब बढ़ेंगे अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन नंबर ए है BPCL, ऑप्शन नंबर बी है IOC, ऑप्शन नंबर सी है HPCL और ऑप्शन नंबर डी है SBI। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा HPCL ने FIPI 2023 का पुरस्कार जीता हुआ है। डिटेल में बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रतिष्ठित FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड 2023 में इसने शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है, जिसमें FIPI तेल और गैस पुरस्कार 2023 में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार इसने जीते हुए हैं। इसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की संस्थाओं की शीर्ष संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है FIPI का, फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसने ये जो अवार्ड है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किए हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो भी डिटेल बताई गई, जो भी अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए, वो सारे फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, जो क्वेश्चंस हैं अगर वो पसंद आए हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।